जी अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। दिस इज योर रिव्यू एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज ऑन माय पेज नंबर 278। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लिखा है अ फ्लोर टाइल इज इन अ शेप ऑफ अ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेती हूँ। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हैज अ साइड ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर। आपके पास जो है एक फ्लोर टाइल है जो कि रोम्बस की शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी है 52। इसका मतलब है इसकी हर साइड आपके पास कितनी है जी 52 सेंटीमीटर की है। एंड अ डायगोनल एल एन इज द राइट एंगल, सॉरी गलत सवाल पढ़ ली। एंड डायगोनल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। एक डायगोनल जो है, जो एक डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है जी 48। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। आपने दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो आपके पास दूसरा डायगोनल है, इस डायगोनल की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लास 8 बताया था कि जो दो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो 90 डिग्री के ऊपर आपस में मीट कर रहे होते हैं। हम लेट्स यहाँ से कर लेते हैं कि जी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, वो आपके पास क्या है, हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल है वो क्या है, एक्स है। लेकिन बात ये है कि ये पूरी डायगोनल की लेंथ है और ये पूरा डायगोनल 48 है। जब ये डायगोनल पास करेंगे तो ये, जब डायगोनल्स जो है वो आपके पास करेंगे डायगोनल जब पास करेंगे तो वो दोनों डायगोनल्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये वाला डायगोनल जब पास करेगा तो ये जो पूरा 48 वाला डायगोनल है इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। 48 का हाफ कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 24 24। तो ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। 24 का हाफ 48 पूरे डायगोनल का हाफ करेंगे 24 और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 24। अब ये पूरे डायगोनल की लेंथ जो है वो x है, लेकिन हमने सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर रहना है। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ हमें चाहिए। ये लेंथ कंप्लीट लेंथ जो है वो आपके पास x है। तो हाफ लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी x/2। क्योंकि जब आपने किसी भी चीज का हाफ करना होता है आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक आपने 48 का हाफ करना था तो आपने 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 किया। अब आपने x का हाफ करना है तो x के हाफ के लिए आप इसको x/2 कर लेंगे, ऐसे ही। अब मैं सिर्फ इतने हिस्से को नाम दे रही हूँ जी ए बी सी। ए बी सी अगर आप ट्राइंगल पे आ जाए, इसको सी और डी, सी कर लिया, इसको डी कह लें, इसको ई कह लें, पूरे पूरे कोई नाम दे लीजिए। मैंने सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल लेनी है क्योंकि सिर्फ वही वाला 90 है। तो मैं ट्राइंगल ए बी सी पे अगर जाऊं तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। हाफ लेंथ 48, 48 का हाफ 24 और इसका हाफ x/2 और ये पूरी लेंथ आपके पास आ जाएगी 52। 90 के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा 52। जिसको मर्जी बेस करें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर करें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो हमने हाफ लेना 48 का वो हो जाएगा 24। बेस आपके पास x/2 हो जाएगी, उसका हाफ x/2 स्क्वायर आ जाएगा। अब 52 का स्क्वायर अगर आप लें 2704, और अगर आप 24 का स्क्वायर लें 576। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4। माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। 2704 माइनस 576, 2128 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें। 2128 मल्टीप्लाइड बाय
4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, 8512 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से ले आप स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 92.26 इज इक्वल टू एक्स। मतलब मैंने अदर डायगोनल जो था वो एक्स बाय 2 था, लेकिन मैंने पूरे डायगोनल की लेंथ निकाली 92.26। दोबारा से देख लें मैंने क्या किया, मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया जिसकी चारों साइड 52 सेंटीमीटर की थी। चारों साइड 52 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया है कि एक डायगोनल 48 था, उसका हाफ हो जाएगा 24। एक पूरा डायगोनल एक्स था, उसका हाफ कितना हो जाएगा एक्स बाय 2। तो सिर्फ एक ट्रायंगल के ऊपर आपने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपनी एक्स की वैल्यू निकाली है। 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 स्क्वायर, स्क्वायर लेके माइनस कर दिए, 4 डिवाइड और था मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ द डायगोनल आ गया। सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है, एरिया सेकंड पार्ट खुद कर लें। आई थिंक एरिया आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है एरिया निकालना। आप देखें आसान सा काम आप ये कर लें कि जो जब जब आप रोम्बस ड्रॉ कर रहे हैं तो रोम्बस के अंदर आपके पास 4 ट्रायंगल्स बन लिए, एक ट्रायंगल की हाइट और बेस आ गई, ये इसकी हाइट आ गई, ये इस ट्रायंगल की बेस आ गई। तो एरिया निकालने के लिए 4 इंटू कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लें, क्योंकि चारों ट्राइंगल की लेंथ और बेस एक जैसी हो जाएंगी। तो 4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे आएगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। 1/2 हाइट आपके पास ले लें जी पूरी की पूरी, एक आधी लेनी है अब ये, तो 248 का हाफ हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई बेस आपकी हमने आधा लेना था x बाय 2, तो जो 92.26 है उसका हाफ लेना पड़ेगा। इन सबको इस पूरे को सॉल्व कर लें तो आपके पास एरिया आ जाएगा पूरे के पूरे रोम्बस का, क्योंकि जो आपका रोम्बस है आपके पास उसके अंदर 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो मैंने एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालना है 1/2 BH करके, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास पूरे के पूरे रोम्बस का आ जाएगा। अब हाइट के लिए आपको सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए जो कि 24 होगी, और बेस के लिए आपको सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए जो कि x बाय 2 है। पूरे x की वैल्यू 92.26, तो हाफ करने के लिए आपको जी आई होप क्लास 8 आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जहां से समझना है खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे पास जो रोम्बस था मैंने उसकी लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड आउट किया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। फिर एरिया निकालने के लिए मैं सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी और उसी ट्रायंगल के एरिया को जो है मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए, मुझे चारों ट्रायंगल्स को बारी बारी एरिया ना निकालना पड़े। ठीक, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा हो जाता है, चैप्टर नंबर 10 जो है वो पूरा हो जाता है। अब आपने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 11 में आपने डिस्कस करनी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने अपनी हायर क्लासेस को पढ़ते हुए स्किप हो देखा गए होगा। हैं, यस, बाकी सारे स्किप कर दिए आपने। बाकी सारे क्या स्किप किए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करना था, 8 और 9 नहीं करना था। वलीमा समझ में आ गया, हमने सिर्फ क्वेश्चन जी नंबर 7 तक करना था, 8 और 9 नहीं करना था। 7 हम पहले ही कर चुके हैं, 6 मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एक बार फिर से देखना है 6 तो एक बार फिर से देख लें, पिक्चर ले लें, क्योंकि इसको आपने समझ। कंप्लीट करना। लास्ट से आके मैंने छोड़ दिया, इसको आपने कंप्लीट खुद करना है। ओके, चैप्टर नंबर 11 में स्टार्ट करने लगी थी। चैप्टर नंबर 11 में जो है अब आपने डील कर दिया है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने अपने बड़े बहन भाइयों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेंजेंट पढ़ते हुए देखा होगा, आज आप लोगों ने पढ़ना जी साइन कॉस टेंजेंट। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10 में मेन डिफरेंस क्या है कि हम जो है ना बुक से थोड़ा डिफरेंट चलेंगे, क्योंकि आपकी आसानी के लिए, क्योंकि जो मेथड आपका बुक यूज कर रहा है ना वो आप हायर क्लासेस में जाके यूज नहीं होता, इसीलिए हम जो है वो बुक से थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करते हैं।
चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में मेन डिफरेंस देखें, जब आपके पास ट्राइंगल ड्रॉ करते थे हम चैप्टर नंबर 10 में, तो हम सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते थे, उसके ऑपोजिट हम सिर्फ हाइपोटेनस को डिस्कस करते थे। ऐसे जिसको मर्जी बेस कह लें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह लें, हम देते थे अपने ट्राइंगल को। ये आपका चैप्टर नंबर 10 का काम था। लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 11 में ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री के साथ एक एंगल भी देगा, 90 डिग्री के साथ आपको एक एंगल भी मिलेगा। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट आपका आ जाएगा हाइपोटेनस, और जिस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और जो लास्ट साइड आपके पास रह जाएगी, आपके पास रह जाएगी परपेंडिकुलर। क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में ये हमें सेकंड नहीं गिवन होता था, तो हम बाउंड नहीं होते थे अपने बेस को चूज करने पे। लेकिन चैप्टर नंबर 11, थ्रू आउट चैप्टर नंबर 11 में आपको सेकंड एंगल गिवन होगा, तो आपको वो जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए चैप्टर नंबर 11 में हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर और बेस का वर्ड यूज नहीं कर रहा, जबकि अगर आप अपनी हायर क्लासेस में जाए ना, तो ये एडजेसेंट और ऑपोजिट यूज नहीं होगा। वर्ड आपका परपेंडिकुलर ही यूज होगा और बेस ही यूज होगा। इसलिए मैं परपेंडिकुलर और बेस के हवाले से ही आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी कि जब आप मैट्रिक में भी जाएं तो आपको ये एडजेसेंट और ऑपोजिट ये वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, आपको परपेंडिकुलर और बेस ही सुनने को मिलेगा। तो आप अभी से ट्रेन हो जाए ताकि आपको मैट्रिक में, 9th में या 10th में जाके ज्यादा इशू ना हो। दोबारा से देख लें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में मेन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जब आप चैप्टर नंबर 10 में ट्रायंगल ड्रॉ करते थे तो उस ट्रायंगल में सिर्फ एक 90 डिग्री गिवन होता था। उसके लिए आप सिर्फ हाइपोटेनस पे बाउंड होते थे कि आपने हाइपोटेनस ये चूज करना है। आप जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहते, जिसको मर्जी बेस कहते, चैप्टर नंबर 10 में ये इशू नहीं था क्योंकि हमें सेकंड एंगल नहीं गिवन। लेकिन आपके चैप्टर नंबर 11 में जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल तो होगी, राइट एंगल तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सेकंड एंगल भी गिवन होगा आपको। 90 के ऑपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनस, और जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, बेस। और जो थर्ड साइड आपके पास लास्ट साइड आप रह जाएगी, आप उसको क्या कहेंगे, अपने परपेंडिकुलर। ठीक, ये याद रखिएगा बात। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी होती है, साइन, कॉज और टेंजेंट। मैंने सिर्फ स्मॉल लिखे हैं, ये साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब साइन, कोसाइन और टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको मैं ये ट्रायंगल दे दूं, ये मैंने एंगल कह दिया 60 डिग्रीज है, ये मैंने एंगल क्या कह दिया है, 60 डिग्रीज है, और ए बी सी ट्रायंगल बन गई है, ए बी सी ट्रायंगल बन गई है। तो अब आप 60 के लिहाज से अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, साइन 60, कॉस 60 और टेंजेंट 60। अब साइन की जो रेशो होती है, क्योंकि ये रेशोज हैं, क्योंकि आपके पास रेशियोज हैं, तो हमें इन रेशियोज को याद करना पड़ेगा कि ये रेशियोज किसके इक्वल होते हैं। जो साइन होता है वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। नो टीचर। हाँ। जो साइन थीटा होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। जो कोस होता है वो आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस। और जो टेंजेंट होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। दोबारा से देख लें, आपके पास साइन होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कॉस आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, वो टेंजेंट आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इसको याद रखने का आसान तरीका आपके पास सुन ले कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। याद रखने का तरीका क्या है जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये क्या है, सम पीपल हैव कर्ली brown hair through proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. Sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, cos is equal to base over hypotenuse, tangent is equal to perpendicular over base. आई होप कि इस फॉर्मूले से आप लोगों को ये रेशियोज याद रखना आसान हो जाए। आपकी बुक में वो आपको कैसे सिखाता है, बुक में वो आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता है ए बी सी, ये 90 डिग्री, और ये आपके पास आ जाता है एंगल आ जाता है, ये आपके पास आ गया हाइपोटेनस,
ये आ गई बेस और ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो कहता है कि जी साइन ऑन एंगल बी, वो एंगल बी यूज कर लेता है। मैंने तो फिक्स कर लिया था 60 डिग्री, उन्होंने फिक्स नहीं किया, वो एंगल बी यूज कर लेता है कि बी के ऊपर जो भी एंगल बन रहा है, साइन ऑफ एंगल बी, कॉज ऑफ एंगल बी और टेंजेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर क्या है जी, AC और हाइपोटेनस क्या है जी, BC। बेस आपके पास क्या है, AB और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, BC। टेंजेंट में परपेंडिकुलर आपके पास है जी AC और बेस क्या है, AB। तो ऐसे जो है वो आपको रेशियोज बना के दिखा देता है बुक। लेकिन अगर आप एक बात को ध्यान में रखें, अगर मैं इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ABC ही है, लेकिन मैं सेकंड एंगल यहाँ ड्रॉ करने के बजाय यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो मेरा हाइपोटेनस तो फिक्स रहा है, लेकिन मेरा बेस भी बदल गया है और परपेंडिकुलर भी बदल गया। देख रहे हैं आप, अब मेरा बेस भी बदल गया है और परपेंडिकुलर, क्योंकि अब दोनों एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो AC विल बी कंसिडर्ड एज योर बेस। अब दोबारा से अगर आप इस ट्राइंगल के ऊपर आप फॉर्मूला लगाएं, तो साइन, कॉज और टेंजेंट। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो जाएगा, AB और हाइपोटेनस आपके पास वही BC ही रहेगा। बेस आपके पास क्या आ जाएगा, AC और हाइपोटेनस आपके पास BC ही रहेगा। परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा AB और बेस क्या आ जाएगा, AC। तो ये सारे आपके जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब है कि ये एंगल को देखना, और अगर ये एंगल चेंज हो गया है, आपको ने देखना होगा कि किस एंगल के लिहाज से आप अपने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिस्कस करें। अगर आपको दोनों एंगल गिवन है, C भी एंगल गिवन है, B भी एंगल गिवन है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप एंगल B के लिहाज से अपनी रेशियोज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने एंगल C के लिहाज से निकालें, तो आपको एंगल C यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप एंगल C को ध्यान में रखते हुए अपनी रेशियोज निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका एंगल बदलेगा, आपकी सारी की सारी रेशियोज भी बदल जाएंगी, क्योंकि हमारी बेस और परपेंडिकुलर ही बदल जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 में इतना इशू नहीं था, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में हमारी बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल थी, हमें उनको फिक्स नहीं करना पड़ा था। जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह लिया, जिसको मर्जी बेस कह लिया। अब जब आपकी ये जो ट्रायंगल है ना बुक वाली, उसने ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज किया हुआ है कि आगे जाकर कहीं भी यूज नहीं होना, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर और बेस के नाम से ही याद रखेंगे। ठीक, अब चैप्टर नंबर 11 में मोस्ट काम जो है वो आपका जो है वो कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर ने आपको बहुत साथ देना है, तो अपने कैलकुलेटर को ठीक रखें। हाँ जी, एक्सरसाइज 11A मैंने खोल लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपके पास दोनों राइट एंगल ट्राइंगल उसने आपको दे दिए। नेम द हाइपोटेनस, जो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल क्या दी हुई है, PQR। PQR ट्राइंगल में हाइपोटेनस 90 के ऑपोजिट आ जाएगा, तो आपके पास हाइपोटेनस क्या है, आपके पास QP है। QP ही आपके पास हाइपोटेनस। द ऑपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर को कहता है, और एडजेसेंट वाला किसको कहता है, बेस को। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेस परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस है वो PQ आ गया है। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपके पास हाइपोटेनस है वो क्या आ गया, XY। फर्स्ट पार्ट में हाइपोटेनस है PQ, जबकि सेकंड पार्ट में हाइपोटेनस क्या है आपके पास, XY। सेकंड पार्ट में आपका परपेंडिकुलर, फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या आएगा आपके पास, RP, क्योंकि ये तो बेस हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में आपका जो है परपेंडिकुलर, सेकंड पार्ट का परपेंडिकुलर हो जाएगा XZ। यानी कि आपने इसका भी हाइपोटेनस बताना है, इसका ही परपेंडिकुलर बताना है, और इसी का बेस बताना है। बी पार्ट में भी आपने हाइपोटेनस बताना है, परपेंडिकुलर बताना है और बेस बतानी है। दोनों दोनों ट्रायंगल के लिए आपसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बतानी है। फर्स्ट पार्ट में जो आपका ए पार्ट है उसका हाइपोटेनस क्या है, PQ, परपेंडिकुलर क्या है, PR, और बेस आपके पास क्या है जहाँ पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो है जी QR। सेकेंड पार्ट में जो आपका हाइपोटेनस है वो है जी XY, परपेंडिकुलर है YZ, और बेस आपके पास क्या है जी XZ, सॉरी बेस आपके पास क्या है जी YZ, ये XZ है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है
ये आपने मर्जी है कॉपी पे सॉल्व करना है कर ले, नहीं तो बुक पे सॉल्व करना है तो भी कोई इशू नहीं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन ए। आपने बताना है साइन ए कितना आएगा। साइन ए का मतलब है कि जब हम ए पे एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये ट्राइंगल है, ये ए पे एंगल अगर आप डिस्कस करें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या आती है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वैल्यू क्या आएगी 5/13। ऐसे ही है, आपके पास साइन ए की वैल्यू आएगी 5/13। अब अपने अपने खुद को अनम्यूट करें, मैं अब आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। खुद को अनम्यूट कर लें सारे। उमैमा आपको खुद को म्यूट करना पड़ेगा। उमैमा के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स खुद को अनम्यूट कर लें। ईमान खुद को अनम्यूट कर लें अभी। फातिमा और खान आज आपकी आवाज नहीं हमें आ रही जी। मैंने साइन ए की वैल्यू 5/13 निकाली है। ईमान आप मुझे बता सकती हैं कॉज ए की वैल्यू क्या आएगी। क्या टीचर? मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 5 था, हाइपोटेनस 13 था, तो साइन ए बन गया 5/13। कॉज ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉज की रेशो क्या होती है, कोस की होती है बेस इनटू हाइपोटेनस, बेस ओवर बेस ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो ये मुझे यहाँ से बताएं कि बेस ओवर हाइपोटेनस क्या बनेगा। टीचर बेस होएगी 12, हाँ जी, और हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस 13। तो रेशो क्या बन जाएगी, क्या मतलब टीचर? रेशो मतलब जो फ्रैक्शन है 12/13 बन जाएगी ना। हाँ जी 12/13। हाँ अब मुझे बताइए जी। टेंजेंट ए क्या आएगा। ईमान, ईमान टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी। टेंजेंट आएगा टीचर परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप मुझे बताएं परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो क्या बनती है। टीचर परपेंडिकुलर होएगा 5 और बेस होएगी 12। 12 हो 5 ओवर जाएगी, 12। 5/12 5 हो ओवर जाएगी। 12। अब उस जो आपका फोर्थ पार्ट है ना, उसमें से एंगल बदल दिया, एंगल उसने ए के बजाय किससे रख दिया, बी से। अब ये बेस हो जाएगी और 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही है। यस। अब मुझे साइन बी की वैल्यू बताएं क्या आएगी। साइन बी की परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो क्या रेशो 12 बनेगी, 12 ओवर 13। 13। कॉस बी क्या बनेगा, cos b बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस 5 ओवर 13। और टेंजेंट बी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 12 ओवर 5। ठीक है। टीचर ये आप कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? मैं करवा रही हूँ 288 पे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11 है। देखो ना मेरे पास एक्सरसाइज 11 नहीं है, 288 के ऊपर है, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। अच्छा टीचर जी, हमने अब इसकी आप टीचर हमने इसकी सिर्फ रेशो बनानी होती है या आगे इसको नहीं नहीं, डिवाइड भी करना होता है? बस रेशो बनानी है, रेशो ओके बना के आंसर रख देना बस, और का ज्यादा काम नहीं है। ओके। टीचर आप अपनी कॉपी दिखा सकती हैं जो भी आपने लिखा था, साइन कॉस और। टीचर ये एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट दोबारा बता दें। ठीक है टीचर, एक सेकंड शो करें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। इसका ले लें पहले। हाँ जी, आप पूछ रही थी
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका फर्स्ट पार्ट में आपने क्या निकालना है, साइन ए, यानी इस ट्राइंगल के ऊपर एंगल ए के ऊपर है, ए के ऊपर अगर आप एंगल बनाते हैं तो ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगी। साइन की आपके पास वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है जी 5। टीचर आपका माइक म्यूट हो गया। साइन ए आपने निकाला ना, एंगल आपके पास ए के ऊपर है, तो ये आपके पास बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और 90 ऑपोजिट तो आपका हाइपोटेनस ही रहेगा। ये हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है जी 5, हाइपोटेनस है जी 13, तो रेशियो क्या बन गई 5/13। कॉस ए, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है जी 12, हाइपोटेनस है 13, तो रेशियो क्या बन जाएगी 12/13। टेंजेंट ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है जी 5 और बेस क्या है जी 12, तो रेशियो क्या बन जाएगी 5/12। ऐसे ही है, सॉरी ए के ऊपर एंगल है, ये बेस बनेगी और ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो रेशियो बनेगी 12/5। 5/12, 12/5 जो भी बनता प्लीज देख लेगा। मैंने दोनों एंगल्स इस वक्त ड्रॉ किए हैं, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो आपने ए और बी दोनों के लिहाज से पूरी की पूरी ट्राइंगल, पहले इस ट्राइंगल के लिहाज से 6 की 6 वैल्यूज निकालनी है, फिर इस ट्राइंगल को ध्यान में रख के 6 की 6 वैल्यूज निकालनी है। क्लास 8 आपको काम समझ में आ गया? आज आपका काम इतना ही है। 11A का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना। 11A का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है आपने। टीचर सिर्फ हमने डिवाइड ही करना होता है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें। टीचर सिर्फ हमने डिवाइड ही करना होता है इनमें? जी, हमने सिर्फ डिवाइड ही करना होता है इनमें? सिर्फ रेशो बनानी है, डिवाइड नहीं करना। 5/13 आ गया तो उसको 5/13 ही रहने दे, उसको डिवाइड नहीं करें। ओके। आई होप कि आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 11A का कंप्लीट कर लेंगे। यस टीचर। उमैमा को समझ में आ गई? उमैमा कोई इशू तो नहीं आएगा? नो। हलीमा पूछें बेटे, क्या पूछना चाह रही हैं आप? टीचर ये जो एंगल आपने खुद बनाया है, ये अगले क्वेश्चंस में हमें बनाना पड़ेगा या गिवन होगा परपेंडिकुलर देखने के लिए? हलीमा मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा है। जो टीचर परपेंडिकुलर है आपने जिस तरह बनाया है वो हमें खुद बनाना पड़ेगा अगले क्वेश्चंस में, या वो गिवन होगा परपेंडिकुलर के आपने लिए? एंगल बनाना ही नहीं है, आपने अपनी कॉपी पे एंगल शो नहीं करना। ठीक है टीचर। आपने एंगल शो नहीं करना, शो किए बगैर आपने सिर्फ अपने माइंड में देखना है कि एंगल कहाँ है, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करना है। आपने कॉपी पे एंगल नहीं बनाना। ठीक है टीचर। टीचर ये इसको tan पढ़ते हैं, TAN? हाँ जी, टैन पढ़ते हैं इसको, टेंजेंट होता है ये TANGENT, लेकिन हम इसको टेंजेंट पूरा पढ़ते ही नहीं, हम इसको सिर्फ टैन ही पढ़ते हैं। आपने टेंजेंट पढ़ना, आप टेंजेंट पढ़ लें। ओके। और टीचर क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार जरा बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपके पास 2 ट्राइंगल्स है ना, तो सिर्फ पहली ट्राइंगल में अगर आप जाएं तो पहली ट्राइंगल का आपने बताना है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। फिर सेकंड ट्राइंगल में जाके आपने बताना है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। बस यही काम है और कोई काम नहीं है उसमें। तो